हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वृद्धि और विकास को पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हमने वंशानुक्रम और वातावरण और बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ लिया था। आज हम वृद्धि विकास पढ़ेंगे। कल से हम कुछ जो विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं वृद्धि और विकास। पहले हम थोड़ा सा दोनों में अंतर जान लेते हैं, उसके बाद हम वृद्धि और विकास का अलग अलग कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ओके, तो हम इधर लिख देते हैं वृद्धि, थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं उसके बाद, और इधर लिख देते हैं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हम देखते हैं वृद्धि जो है, ठीक है, वृद्धि जो है प्राणी में बाद में शुरू होती है। वृद्धि जो है प्राणी में बाद में शुरू होती है। वृद्धि प्राणी में बाद में शुरू होती है। ओके, और अगर विकास की बात करें तो विकास जो है प्राणी में पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, और विकास जो है पहले शुरू हो जाता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर कहा जाए वृद्धि जो है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती है, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। ओके, और विकास क्या है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, और इसी में वृद्धि भी निहित हो जाती है। ओके, और अगर बात करें वृद्धि तो इसका क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है। वृद्धि का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, एक निर्धारित समय तक वृद्धि होती है। और विकास का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। विकास का एक व्यापक क्षेत्र होता है। वृद्धि को जो है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई निश्चित क्रम नहीं होता है वृद्धि का। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, और विकास का क्या है, निश्चित क्रम होता है। ओके, ये सारे अंतरों को जान लेते हैं, जानने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो हमने कि 4 अंतर देख लिए, और हम देखते हैं वृद्धि को जो है मापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो है मापा तोला जा सकता है वृद्धि को, कि कितने, अब किसी की हाइट चेक करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन किसी का विकास हम नहीं माप सकते हैं। ओके, तो इसको हम विकास नहीं माप सकते हैं, इसको हम महसूस करते हैं विकास को। ओके, इसको महसूस किया जाता है। तो हमने लगभग इतने अंतर जान लिए, और इसको देखते हैं। वृद्धि का स्वरूप जो है आंतरिक होता है। इसका स्वरूप जो है वृद्धि का, ये आंतरिक होता है, और जो विकास का है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, आंतरिक एवं बाह्य, इसका स्वरूप दोनों होता है। तो हमने इतने अंतर जान लिए। ओके, और लगभग इतने अंतर हमने जान लिए। देख लीजिए फिर से एक बार। हम अंतर ये है कि वृद्धि जो है प्राणी में बाद में शुरू होती है, विकास पहले शुरू हो जाता है। वृद्धि जो है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती है, और विकास जो है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि विकास हमेशा चलता रहता है। ठीक है, और वृद्धि का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, और विकास का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। ओके, वृद्धि है एक निश्चित क्रम में होती है, और विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। ओके, वृद्धि को हम माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास को हम केवल महसूस कर सकते हैं, माप तोल नहीं सकते हैं। और वृद्धि का स्वरूप जो है आंतरिक होता है, और विकास का आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। तो हमने ये वृद्धि और विकास में थोड़ा सा अंतर जान लिया। फिर हम वृद्धि को देखते हैं, फिर हम विकास को देखते हैं। ओके, आइए। तो पहले हम वृद्धि को देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है। ओके, तो हम देखते हैं वृद्धि का अर्थ जो है क्या होता है, बढ़ना या फैलना। वृद्धि का अर्थ जो होता है ग्रोथ का, बढ़ना या फैलना होता है। प्राणी के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही वृद्धि कहलाता है। ओके, प्राणी के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना ही वृद्धि कहलाता है। ओके, अगर हम कहें आगे तो शारीरिक रचना एवं शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत, जो वृद्धि है, वृद्धि अभिवृद्धि जो है, ये शारीरिक रचना ओके एवं शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, क्योंकि वृद्धि जो है हमें दिखाई देती है। ओके, तो क्या है, वृद्धि या अभिवृद्धि जो भी है वो शारीरिक रचना एवं शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। ओके, और वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से शुरू हो जाती है, और लगभग 20 वर्ष तक चलती है वृद्धि। ओके, गर्भाधान से 2 सप्ताह के बाद से प्रारंभ होकर और 20 वर्ष तक लगभग चलती है। और वृद्धि का जो है एक निश्चित समय तक होती है। ओके, एक निश्चित इसका समय होता है कि यहाँ तक वृद्धि होगी। ओके, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती कि किस दिशा में होगी, और कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। ओके, हमने इतना देख लिया। फिर से देख लेते हैं। प्राणी के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। शारीरिक रचना एवं शारीरिक परिवर्तनों की ओर जो है वृद्धि संकेत करती है।
वृद्धि जो है गर्भाधान से 2 सप्ताह के बाद से स्टार्ट होती है और लगभग 20 वर्ष तक चलती है और इसका एक निश्चित समय होता है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती, न निश्चित लक्ष्य होता है। ओके, अब एक परिभाषा है, परिभाषा देख लेते हैं। ओके, परिभाषा है अभिवृद्धि का प्रयोग सामान्यतः शरीर व उसके अंगों के भार तथा आकार। क्या है? अभिवृद्धि का प्रयोग सामान्यतः शरीर व उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ओके, अभिवृद्धि का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि शरीर एवं उसके अंगों के भार जब आकार में वृद्धि होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ वृद्धि हुई है, अभिवृद्धि हुई है। ठीक है, और इसे जो है माप और तौल सकते हैं, मापा तौला जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ है अभिवृद्धि। फिर से एक बार देख लेते हैं। अभिवृद्धि का प्रयोग सामान्यतः शरीर व उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है, ये बोला था सोरेनसन ने। ओके, तो ये परिभाषा होगी। वृद्धि में कुछ खास नहीं है। अब हम विकास को पढ़ेंगे, विकास में थोड़ा ज़्यादा है। ओके, तो वृद्धि देख लीजिए, हम विकास को देखते हैं। अब हम देखते हैं विकास को। ओके, तो विकास जो है, विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ओके, विकास एक जटिल प्रक्रिया है और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यहाँ लिख देते हैं विकास क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ओके, और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ओके, ये जानिएगा। फिर क्या है? विकास जो है जन्म से जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास क्या होता है? विकास क्या है? जन्म से जीवन पर्यंत अपनी अविराम गति से चलता रहता है, अविराम गति से। ओके, बिना रुके हुए अविराम गति से चलता रहता है विकास। ठीक है, तो हमने क्या देखा? विकास क्या एक जटिल प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और विकास क्या है? जन्म से जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो भी अविराम गति से चलता रहता है। हम कह सकते हैं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, विकास जो है निरंतर चलता रहता है। हम कह सकते हैं विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ओके, विकास क्या है? विकास का जो बल है ज़्यादा शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि बल्कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारे विकास की ओर ये बल देता है। ओके, और जबकि वृद्धि था वो शारीरिक वृद्धि की ओर ज़्यादा बल देता था, शारीरिक पे भी बल देता है और सभी पे देता है। ओके, और जो विकास है ये गर्भाधान के लगभग 24 से 36 घंटे बाद से शुरू हो जाता है, कोशिका विभाजन से शुरू हो जाता है। ओके, विकास जो है गर्भाधान के लगभग 24 से 36 घंटे बाद कोशिका विभाजन से शुरू हो जाता है। विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है विकास किस क्षेत्र में होता है? सामान्य से विशिष्ट के क्षेत्र में। ओके, और विकास सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, ऐसे। ओके, कभी एक निश्चित सीधा नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है विकास जो है। ओके, और फिर एक परिभाषा है, वो भी हम देख लेते हैं। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये परिभाषा दी है मुनरो ने, इन्होंने प्रौढ़ावस्था तक ही विकास को बताया है। ओके, तो परिभाषा देख लीजिएगा। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो ये हो गया आपका विकास हो गया, लगभग हमने देख लिया ओवरऑल इतना, बाकी परिभाषाओं को जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैविक कारक और वंशानुक्रम कारक। तो हम देखते हैं जैविक कारक में क्या आते हैं और वंशानुक्रम कारक में क्या आते हैं। जैविक में हमारा आ जाता है बुद्धि। ओके, मानसिक स्थिति आ जाती है, बुद्धि, मानसिक स्थिति, और हम देखते हैं रोग आ जाता है, कोई भी शारीरिक बनावट आ जाती है। ओके, रोग हो गया, कोई भी शारीरिक बनावट हो गई, शारीरिक बनावट, या कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ओके, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, ये सब वृद्धि को प्रभावित करती हैं। विकास को प्रभावित करने वाले जैविक और वंशानुक्रम कारक हो गए। फिर से एक बार देते हैं, जैविक और वंशानुक्रम कारक कौन कौन से? वो बुद्धि, मानसिक स्थिति, कोई रोग, शारीरिक बनावट या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है प्रभावित करती हैं। वातावरणीय कारक में हम देख सकते हैं भौगोलिक कारण हो सकता है, कोई भौगोलिक वातावरण। ओके, भौगोलिक वातावरण, और भौगोलिक के अलावा सांस्कृतिक, विद्यालय, सांस्कृतिक और पारिवारिक,
ये सारे कारक जो है वातावरणीय कारक हैं, ये भी विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये सब हमने देख लिया विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और विकास के बारे में हम विकास के सिद्धांतों को देखते हैं, बहुत डिटेल में अच्छे से देखते हैं। ओके, तो ये विकास के सिद्धांत को देखते हैं। अब हम देखते हैं विकास के सिद्धांतों को। हम देखते हैं कि बालक जो होता है जब वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तन के सिद्धांतों को हम देखेंगे। ओके, तो हम ये सिद्धांत हमने सारे लिख दिए हैं। कुछ सिद्धांत हम ऐसे समझेंगे, कुछ डिटेल में समझेंगे। पहले हम सिद्धांतों के नाम देख लेते हैं। पहला है विकास का दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ओके, फिर दूसरा है वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती। फिर है वृद्धि क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि इसमें ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत है इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसको भी बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। और ये दूसरा जो है वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती, इनको हम देख लेते हैं। इनको हम यही देख सकते हैं, इसको आप समझ भी सकते हैं। तो कहीं भी हम देखेंगे वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर जो है एक सी नहीं हो सकती। अभी हमने पीछे भी अंतर पढ़ लिया है कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, विकास कोई निश्चित समय तक नहीं होता, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके, और दर भी दोनों की समान नहीं होती। तो वैसे तो हम कह सकते हैं विकास वैसे तो बराबर होता रहता है। ओके, इसकी गति हमेशा दोनों की एक जैसी नहीं होती है, ये हम जानते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था की शुरुआत में जो है गति तीव्र होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में क्या होती है, मंद पड़ जाती है। ओके, हम देखते हैं कि शैशवावस्था में जो हमारी गति तीव्र होती है विकास की, शैशवावस्था में ओके तीव्र होती है, उसके बाद मंद पड़ जाती है, बाद में क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। ओके, तो हमने ये देख लिया वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। हमने देखा कि किशोरावस्था में भी विकास तेजी से होता है। ओके, शैशवावस्था और किशोरावस्था में जो है विकास तेजी से होता है, किशोरावस्था में। ओके, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा है। इसको भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले वाला। ठीक है, तो हमने देखा कि किशोरावस्था शैशवावस्था में विकास जो है तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाता है। ओके, और कुछ समय के बाद फिर पुनः मंद पड़ जाता है विकास ये जो है। इस प्रकार जो है वृद्धि एवं विकास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक समान जो है गति नहीं रहती है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आता है वृद्धि क्रम का सिद्धांत। अगर हम वृद्धि क्रम की बात करें, ओके, तो वृद्धि क्रम के सिद्धांत में हम बात करते हैं कि गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जो गामक एवं भाषा विकास होता है, गामक एवं भाषा विकास ये जो है एक क्रम में होता है। भाषा विकास जो है एक क्रम में होता है, हमने देखा है। ओके, एक क्रम में होता है। वृद्धि के सिद्धांत में हमने देखा है कि गामक एवं भाषा विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे हमने कहा कि भाषा के विकास में बालक क्या है, पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। ये हमने पढ़ा है, यानी कि ये हमने पढ़ा है सुनना पहले, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कि सबसे पहले वाले ये क्रम में लगाइए या सबसे बाद में बालक क्या सीखता है, पहले क्या सीखता है। ओके, और लेकिन मारिया मांटेसरी ने जो बताया है तो उन्होंने कहा पहले बालक लिखना सीखता है फिर पढ़ना सीखता है, उन्होंने यहाँ से चेंज कर दिया है। ओके, तो हम वृद्धि क्रम में सिद्धांत हमने क्या देखा कि गामक एवं भाषा विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि हमने क्या देखा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें देख लिए। ऐसे ही जब बालक का जन्म होता है, ओके, ऐसे ही हम देखते हैं कि जब बालक का जन्म होता है या बालक जब गर्भ में होता है तो वो गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एक निश्चित क्रम में उसका विकास चलता रहता है। वृद्धि का क्रम हम जैसे कहते हैं, बालक पहले गर्भ में रहता है, फिर शैशवावस्था, ओके, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, यहाँ से यानी कि वृद्धि चलती रहती है। ये वृद्धि क्रम का सिद्धांत होता है। वृद्धि जो है क्रम में चलती रहती है। तो हमने ये देखा, ये सिद्धांत हो गया। ओके, फिर हम आगे का सिद्धांत देखते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम परस्पर संबंध के सिद्धांत में देखते हैं। ओके, ये दोनों हमारे हो गए। ठीक है, इसको भी हम बाद में पढ़ते हैं। परस्पर संबंध के सिद्धांत में हम देखते हैं कि बालक का विकास के जो सभी स्वरूप होते हैं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक आदि हो गया, ये सारे विकास में आपसी संबंध होता है। ओके, बालक के सभी विकास में जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सारे विकास में आपसी संबंध होता है। सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके,
और एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस सिद्धांत में बस इतना ही है। फिर आगे आता है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है। निरंतर विकास का सिद्धांत हमने देखा है कि विकास निरंतर चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकता है। तो हम देख लेते हैं कि विकास जो है प्रक्रियाओं की निरंतरता व सिद्धांत, ठीक है। तो ये निरंतरता के सिद्धांत पर ज़्यादा बल देता है विकास। ओके, विकास में कभी कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है कि अचानक कोई परिवर्तन होता है विकास में, तो अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता है। अचानक परिवर्तन कोई भी नहीं होता है विकास में। ओके, अचानक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और किसी भी प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया इसकी अविराम गति से चलती रहती है, यानी कि लगातार चलती रहती है, निरंतरता बनी रहती है। ओके, विकास कभी भी धीमा नहीं पड़ता है, न रुकता है। ओके, और ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। फिर अगला सिद्धांत हमारा आता है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार हम देखते हैं कि बालक में है, ओके, एकीकरण के सिद्धांत में हम देखते हैं कि बालक में जो है पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंग के भागों से अपने चलना सीखता है। ओके, इसने कहा पहले देखिए संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है बालक, फिर संपूर्ण अंग का, फिर अंग के भागों का। जैसे हम कह सकते हैं, पहले मान लीजिए बालक को हम पेन पकड़ाते हैं, ऐसे देखिएगा पेन, ऐसे बालक वो ऐसे पकड़ता है। ओके, और फिर जब उसके धीरे धीरे अंगों का विकास होता है तो बालक भी समझ जाता है कि हमें पेन ऐसे पकड़ना है। ओके, ऐसे पकड़ना है, ऐसे लिखना है, तब वो अपने उंगलियों के प्रयोग पे आ जाता है। पहले सीधा हाथ का प्रयोग करता है, फिर उंगलियों के प्रयोग पे आ जाता है। ऐसे ही पहले क्या होता है, वो पूरी चीज़ें उठाएगा, उसके बाद जब उसे समझ में आएगी तो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे अंगों का भी प्रयोग करता है। ओके, तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत कि पहले बालक अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, फिर उस भागों का प्रयोग करता है। ओके, फिर आगे आता है एक सिद्धांत है चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ओके, तो इस सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होती है तो साथ साथ उसकी चौड़ाई भी वृद्धि होगी। ओके, चक्राकार या वर्तुलाकार के विकास के सिद्धांत में हम देखते हैं कि अगर बालक की लंबाई बढ़ी है, ओके, अगर बालक की लंबाई बढ़ी है तो चौड़ाई भी बढ़ेगी। ओके, तो हमने ये देखा कि बालक की अगर लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। और विकास जो है वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता रहता है। और विकास की बात माने तो विकास सीधा नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार। और ये क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाता रहता है, एक से दूसरी अवस्था तक चलता रहता है विकास जो है। फिर आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ओके, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत में हम देखते हैं कि बालक का जो है वृद्धि और विकास का समान महत्व है। बालक की जो वृद्धि एवं विकास का है ये समान महत्व है, हमने देखा है। इसके अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम का, न केवल बालक का विकास वंशानुक्रम के ही कारण हो सकता है, ना ही वातावरण के कारण हो सकता है। दोनों में अंतःक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है बालक के विकास में, दोनों में अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। ओके, तो हमने ये देखा कि वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत, न केवल बालक वंशानुक्रम के आधार पर उसका विकास होगा, ना ही वातावरण, जबकि दोनों में जब अंतःक्रिया होगी तभी बालक का विकास हो पाएगा ढंग से। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। हमने देखा है कि एक ही आयु के दो बालक कभी भी समान नहीं होते हैं, न रंग रूप, न कोई आदतों से, व्यवहार से, जो भी है। ठीक है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से कभी भी दो बालक एक जैसे नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, हमने देखा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास जो है शारीरिक, मानसिक, भाषण, संवेगात्मक विकास इसमें दिया है, सभी विकास जो है समान तरीके से होता है, समान तरीके से सारा विकास होता है, समान तरीके से। ओके, इन्होंने कहा है जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा विकास सब है समान तरीके से होता है। जैसे कहा गया कि पक्षियों को चिड़िया कहना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बाद में विशिष्ट सब हमें पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सीधा सीधा हमको यही देखना है कि समान प्रतिमान के सिद्धांत में बालक का विकास समान तरीके से होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे जो हो। ठीक है, फिर आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। इसके अनुसार जो है बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विकास हमेशा पूछा जाता है, विकास किस दिशा में चलता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो पहले बालक जो है सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। और एक सिद्धांत और आता था विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखा नहीं है। विकास की भविष्यवाणी सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कि जिस हिसाब से बालक का विकास होता है उसको देखकर बता सकते हैं कि भविष्य उसका भी बता सकते हैं। ठीक है, अब एक बार हम सारे सिद्धांतों को फिर से देख लेते हैं, फिर हम विकास की दिशा का सिद्धांत देखते हैं। ओके, तो विकास की दिशा का सिद्धांत छोड़ के बाकी हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर समान नहीं होती। तो हमने बोला है
पहले भी पढ़ा है कि दोनों कभी भी गति समान नहीं होती। हमने देखा किशोरावस्था शैशवावस्था में विकास तीव्र होता है, फिर मंद हो जाता है। ओके, फिर आता है वृद्धि क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, गामक और भाषा विकास एक निश्चित क्रम में चलते रहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारा भाषा कौशल है। ओके, तो उसी प्रकार जैसे गर्भावस्था से विकास शुरू होता है, गर्भ में बालक होता है, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में एक निश्चित क्रम में चलता रहता है, क्रम में उसकी वृद्धि होती रहती है। फिर आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमने देखा है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास सब आपसी संबंध से जुड़े रहते हैं। ओके, और फिर हमने देखा निरंतर विकास का सिद्धांत। तो विकास जो है, विकास में कभी अचानक परिवर्तन नहीं होता, विकास निरंतर चलता रहता है। ओके, कभी रुकता नहीं है। एकीकरण का सिद्धांत हमने देखा कि बालक पहले संपूर्ण अंक का प्रयोग करता है, फिर एक एक उसके भागों का प्रयोग करता है। फिर हमने देखा चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। तो हमने देखा कि अगर बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है वर्तुलाकार इसका विकास होता है, सीधी रेखा में नहीं होता, ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक लगातार इसका विकास होता रहता है। फिर आता है वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। हमने देखा कभी एक चीज़ बालक का विकास नहीं कर सकती, चाहे वो वंशानुक्रम हो चाहे वातावरण हो। जब तक दोनों की अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक बालक का ढंग से विकास नहीं होगा। फिर आगे आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी दो बालक हैं, किसी भी रूप से वो समान नहीं हो सकते, चाहे शारीरिक, मानसिक, किसी भी रूप से। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें बालक का समान तरीके से विकास होता रहता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जैसे भी सारे विकास हैं समान होते रहते हैं। और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो बालक जो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। ओके, तो हमने सारे सिद्धांत देख लिए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत हम देखते हैं। तो देखते हैं क्या है कि वृद्धि एवं विकास जो है अपनी दिशा में चलती है। इसके अनुसार जो है बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, बालक का विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। पहले हम देखते हैं जब बालक, आपने देखा होगा कभी तो पहले बालक सिर उठाना सीखता है। ओके, सिर उठाना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे हाथों को चलाना सीखता है, फिर पैरों को चलाना सीखता है। तो सबसे पहले उसका विकास सिर से शुरू होता है। तो जब सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे हम एक नाम देते हैं सिफेलोकाउडल। अंग्रेजी में बोलते हैं सिफेलोकाउडल, सिफेलोकाउडल। ठीक है, और इसके और भी नाम हिंदी में भी हम देख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है आपका सिफेलोकाउडल। और अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में 2-3 नाम और हैं। हम आपको एक नाम बताते हैं, मस्तकाधोमुखी होता है एक नाम हिंदी में आपका। ओके, 1 मिनट बताते हैं कि हिंदी में क्या नाम था। हिंदी में एक नाम होता है मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी नाम होता है एक होता है शिरःपदाभिमुख, शिरःपदाभिमुख। ठीक है, और ये जो ये सिफेलोकाउडल ये प्रक्रिया दी थी चार्ल्स कूले ने दी थी, याद रखिएगा, कुप्पुस्वामी ने। ओके, तो हमने देखा अगर बालक का विकास क्या होता है, शुरू में सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे कहते हैं सिफेलोकाउडल। याद रखिएगा, अंग्रेजी शब्द आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही याद करना पड़ेगा, बाकी हिंदी में याद करेंगे तो मस्तकाधोमुखी और शिरःपदाभिमुखी। सिर से पैर की तरफ, मस्तक से नीचे की तरफ, मस्तकाधोमुखी, मस्तक से नीचे की तरफ। ओके, शब्द में ही छुपा है नाम। ठीक है, मस्तकाधोमुखी यानी मस्तक से, अधो यानी नीचे की तरफ, शिरःपदाभिमुख यानी कि सर से पैर की तरफ। तो बालक का विकास हमने पहले देखा कि सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे हम सिफेलोकाउडल बोलते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये दिया था कुप्पुस्वामी ने, याद रखिएगा। और बालक का विकास का एक केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ओके, केंद्र से बाहर की तरफ होता है बालक का विकास, जिसे हम बोलते हैं निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र। जिसे क्या बोलते हैं, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र यानी कि नियर टू फार। ओके, हम बोल सकते हैं नियर टू, यानी नियर टू फार भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नियर टू फार बोलते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट जो नाम है जो अक्सर पूछा जाता है, प्रॉक्सी मेडिस्टल, कुछ ऐसे नाम है। ठीक है, प्रॉक्सीमेटल हम लिख देते हैं, ऐसे प्रॉक्सीमेटल ही शायद नाम है, इंग्लिश वाला भूल गए हैं तो देख लीजिएगा। प्रॉक्सीमेटल तो निकट दूरस्थ का विकास का क्षेत्र, ये कहाँ चलता है, नियर टू फार, दूर, नज़दीक से दूर की तरफ। और प्रॉक्सीमेटल इसको बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सीमेटल बोलते हैं। अगर उसको और बोला तो सेंट्रल टू पेरिफ्री यानी कि आउटवर्ड,
ओके। तो हो गया विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ होता है तो प्रॉक्सिमेटल इसको बोलते हैं, ठीक है, निकट से दूर का सिद्धांत, ओके। और ये नियर टू फार होता है, और जो सिर से पैर की तरफ विकास होता है उसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, इसको प्रॉक्सिमेटल बोलते हैं। और ये दोनों प्रॉक्सिमेटल सिफेलोकॉर्डल दिया था कुप्पुस्वामी ने, याद रखिएगा। बालक का विकास जो है दो तरीके से, कैसे, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, हमेशा याद रखिएगा, दोनों पूछता है ये, ओके। अब हम देखते हैं विकास की दिशा क्या होती है, बालक के विकास किस दिशा में होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखते हैं कि पहले माह में जो है बालक क्या होता है, सिर को उठाना सीखता है। पहले माह में जो बालक है ये सर उठाना सीखता है, सिर को उठाना, लेटे लेटे पहले सिर को उठाता है, ठीक है, सिर को उठाना सीखता है। पहले माह में जो बालक है पहले सिर को उठाना सीखता है। फिर आते आते तीसरे माह में बालक जो है कोई भी चीज़ जा रही है उसको देखने लगता है, यानी कि किसी गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण कर लेता है। गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, क्योंकि कोई चीज़ जा रही है तो उसको वो देखने लगता है, देखने का उसमें सेंस आ जाता है इतना। फिर आता है हम 5वें माह की बात करते हैं तो किस 5वें माह में सहारा देने पर बालक बैठने लगता है। सहारा देने पर बैठना, बालक जो है सहारा देने पर बैठने लगता है थोड़ा थोड़ा सा। फिर आगे माह आता है, मैंने शायद 6वां माह नहीं लिखा, 6वां और 7वां माह, तो हमने यहाँ 6वां और 7वां माह हम यहाँ लिख देते हैं। 6ठे और 7वें माह की बात करते हैं तो 6वें और 7वें माह में क्या होता है कि बिना सहारे बालक जो है खड़ा होने लगता है, ओके। बिना सहारे के पहले बैठने लगता है, 6ठे 7वें मंथ में बिना सहारे के बैठने लगता है, बिना सहारे के बैठने लगता है, ओके। फिर हम देखते हैं कि 7वें से 8वें माह में जो बालक सहारा लेकर जो है चलना शुरू कर देता है, खड़े होना शुरू कर देता है, ओके। 7वें और 8वें माह में हम देखते हैं कि बिना सहारे खड़ा हो जाता है, बिना सहारे खड़ा हो जाता है, ओके। फिर देखते हैं 1 वर्ष आ जाता है। 1 वर्ष में क्या होता है, बालक चलने लगता है, कोई सहारा नहीं, चलने लगता है, बिना सहारा के चलने लगता है। फिर आते हैं 2 वर्ष पे, तो 2 वर्ष में क्या होता है, दौड़ने लगता है बालक, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचने लगता है, ओके। दौड़ने लगता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचने लगता है ज़मीन में, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचने लगता है। फिर आता है 3-4 वर्ष, तो इसमें क्या होता है, बालक कूदता है, साइकिल चलाता है, खेलता है, तो इसमें बालक एक्टिव हो जाता है। कूदना, खेलना, साइकिल चलाना, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि विकास की दिशा कैसे है, ओके। फिर से हम एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बालक जो है पहले माह में सिर उठाना सीख लेता है, तीसरे माह में वो गतिशील वस्तु पर उसका नेत्र नियंत्रण हो जाता है, 5वें माह में सहारा देने पर बैठने लगता है, 6ठे से 7वें माह में जो है बिना सहारे के भी बैठ जाता है, 7वें से 8वें माह में बिना सहारे के खड़ा हो जाता है, 1 वर्ष में चलना शुरू कर देता है, और 2 वर्ष में जो है दौड़ता है थोड़ा बहुत, और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचता है, और 3 वर्ष में जो है बालक खेलता है, कूदता है, साइकिल चलाता है, इन 4 वर्ष में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने ये पूरा विकास और वृद्धि देख लिया हमने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का एक टॉपिक था। अब इसके बाद हम कुछ विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद बुद्धि उद्धि पढ़ेंगे। तो पहले हम जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे फ्रायड हो गए, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बंडूरा और ब्रूनर, इन सभी का सिद्धांत हम पढ़ने के बाद कुछ करेंगे, फिर कल हम सिद्धांत शुरू करेंगे, ओके। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पिछले वीडियो भी देखते रहिए, नहीं तो समझ में नहीं आया होगा। और सीटेट का भी आपका लगभग नोटिफिकेशन आ गया है, टेट का भी आने वाला है, तो पढ़ते रहिए, अब टाइम आ गया है पढ़ने का। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।